देश में असहिष्णुता को लेकर भी इतना हंगामा जो हो रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है उन लोगों का? देखिए, कोई चीज बिना पैटर्न के तो नहीं होता है और बिना मकसद के नहीं होता है। तो अगर आप इसका पैटर्न अगर आप देखें तो आपको हर तार पाकिस्तान से जुड़ती हुई दिखती है। और अभी आज का ये डेवलपमेंट है कि कल कुछ पिलिग्रिम्स, सिख पिलिग्रिम्स ननकाना साहब गए पाकिस्तान को, और वहाँ पे पूरे ये यूके से आए हुए थे। उनका एक सरगना था, सरदार मनमोहन सिंह उसका नाम था। मनमोहन सिंह ने वो पूजा उन्होंने कम की, वहाँ सेमिनार कर रहे थे और सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया था पंजाब के एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसको चेयर कर रहे थे वहाँ के गवर्नर रफ़ीक रज़वाना। और ये कल की बात मैं कर रहा हूँ। और बात क्या होती है उस सेमिनार में? बात ये होती है कि आमिर खान की बात उठाई जाती है। वो कहते हैं कि आमिर खान ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और भी कई ऐसे लोग हैं जो कि ये वहाँ पर इंटॉलरेंस का शिकार बन रहे हैं। और अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या दे रखा है? वर्ल्ड सिख मुस्लिम फेडरेशन। वर्ल्ड सिख मुस्लिम फेडरेशन। और ये लोग कहाँ से आए हैं? ये हिंदुस्तान के सरदार नहीं थे, ये यूके से आए थे। और फिर तमाम वहाँ पर बातचीत हुई, उसमें फिर ये मनमोहन सिंह साहब और उनके जो वो अंग्रेजी सरदार थे, वो सारे के सारे ये कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा देश है। ये मैं आपको कल की बात में बता रहा हूँ। अब आप एक और चीज, आप फिर उससे पहले अपना वो ले जाइए, अपने यादाश्त को। अभी हाल फिलहाल में यकूब की हैंगिंग हुई थी। यकूब के हैंगिंग के समय में आप थोड़ा ये एक मुआयना कर लेना कि उसमें कौन कौन लोग यकूब के फेवर में उठ के खड़े हुए थे। और ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, फिल्म स्टार्स, फिल्म मेकर्स, पेंटर्स, कोई 17-18 पीआर फर्म्स एम्प्लॉय किए गए थे दाऊद गैंग के द्वारा। कोई मीडिया में को लिवरेज करने की कोई कोशिश कर रहा था, कोई जुडिशरी को लिवरेज करने की कोई कोशिश कर रहा था, कोई पॉलिटिशियंस को लिवरेज करने की कोशिश कर रहा था। तो वो लोग जो कि याकूब के हैंगिंग के समय जिनको आप पहली बार देखे टेलीविजन पे, ये तो आप देख लो कि वो कितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, और वो कौन से कॉज को स्पाउस करते हैं। तो जाहिर है कि वो दाऊद का जो ओवर्ट फ्रेमवर्क है वो पूरा एक्टिवेट हो गया। और क्योंकि ये लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वो अंग्रेजी का चोला पहने रहते, इसलिए कि दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। तो मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपने आप ही देश की जनता ये पता लगा ले, देख ले कि कौन कौन से लोग उस समय उठ खड़े हुए थे। अब आप बताओ साहब कि ये इतना बड़ा नेटवर्क ये कहां से इन लोगों ने शुरू किया, जो ये टॉलरेंस का ये है, टॉलरेंस का पूरा ब्रिगेड जो कि इंडिया टॉलरेंट कंट्री नहीं है। आईएसआई ने लश्कर ए तोयबा द्वारा 2 ओकेजन पे मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले असैसिनेट करने की कोशिश की। एक इशरत जहां के थ्रू, उसको फीमेल बॉम्बर के रूप में डेवलप किया गया था, और दूसरी बार पटना में जो हुआ था। अब आप इशरत जहां की बात ले लो, जब उनका वो प्रयास नाकामयाब रहा, तो ये कौन लोग थे जो इशरत जहां की बात इतनी स्ट्रांगली उठा रहे थे? वो लोग आप पता लगा लीजिए।
फेक एनकाउंटर हुआ, ये हुआ, उसको ये हुआ। किसी ने इस बात पर इसरार नहीं किया कि इशरत जहां का नाम लश्कर तोयबा के मार्टर्स लिस्ट में था। कोई एक फौजी मारा जाए कश्मीर में तो देखो कितने इफ्स एंड बट्स लगाए जाते हैं कि नहीं नहीं, उसको आतंकवादी ने नहीं मारा, उसको तो फ्रीडम फाइटर ने मारा, वगैरह वगैरह, वो जितने वो स्पिन्स और टर्न्स दे सकते हैं उसको। लेकिन यहां पे इशरत जहान का जब ये प्रयास विफल हुआ तो ये सब तड़फड़ा के तड़प गए। और पाकिस्तान के कहने पर इन्होंने कहा कि भाई, जैसा मुझे मालूम है कि हफीज सईद और ये आईएसआई ने कहा कि हम तो इस तरह से हम ये नहीं कर सकते हैं, अगर हमारे एसेट्स को आप बचा नहीं सकते हो तो। उसके बिहेस्ट पे लोगों ने यहाँ पे इशरत जहां का केस को एक बहुत बड़ा केस बनाने की कोशिश की, क्योंकि अगला जब हमला हो तो वो नाकामयाब ना हो जाए। तो आप ये देखो, ये यकूब के हैंगिंग में कौन लोग थे, इशरत जहां वाले में कौन से लोग ये टॉलरेंस और की बात उठाने वाले थे, और अब कौन से लोग बात उठा रहे हैं। और एक बात बताओ साहब कि दाऊद इब्राहिम 93 ब्लास्ट में जब हमारे सैकड़ों हमारे हिंदुस्तानी मारे गए 93 ब्लास्ट में, तो आप उसके तुरंत बाद कुछ ही चंद सालों के बाद मुंबई से यहां लोग जाते हैं, ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से लोग दुबई में, कोई उसके पार्टी में कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है। ये क्रिएटिव लोग हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है। इसका मतलब जो मुंबई घटना हुआ उसके बाद दुबई में इनको, तो मतलब दुबई से बॉलीवुड को मतलब लीड किया जाता रहा या ऐसा कुछ? वही मैं कह रहा हूं कि क्या ये क्रिएटिविटी है, क्या ये इंटेलेक्चुअल्स है? अरे इनको तो जेल में होना चाहिए था, और आज ये लोग क्रिएटिविटी का चोला पहने आज ये सब बातें कर रहे हैं। और आप देख लो कौन कौन जाते थे उस समय, कौन गायक गया, कौन म्यूजिक डायरेक्टर गया, कौन एक्टर गया, कौन एक्ट्रेस गई। और ये सारे जो ये एक्टर्स हैं, इनका दाऊद से क्या लिंक्स है, और कई फिल्म मेकर्स हैं, हम सब जानते हैं उसके बारे में। उसके बाद आपको इंटेलेक्चुअल्स का बात मैं बताता हूं कि जब 26 से 11 हुआ, आपको मालूम है कि इसको हिंदू टेरर बनाने की क्या कोशिश की गई। उस समय एक बड़े इंटेलेक्चुअल ने एक किताब लिखी, 26 से 11 आरएसएस की साजिश, और उसका विमोचन करने के लिए एक पॉलिटिशियन जाते हैं। क्या हुआ उस किताब को? वो किताब कहां चली गई? और जिसने लिखा था वो तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था, वो तो एक न्यूज़पेपर का एडिटर भी कभी रह चुका था। उस इंटेलेक्चुअल का मैं नाम नहीं सुनता हूं, वो कहां है? उस किताब को लिखने के बाद वो आदमी फिर भी फ्री घूम रहा है, क्योंकि ये इतना टॉलरेंट कंट्री है। अरे पूछो इन टॉलरेंट वालों से कहां गया वो आदमी, और वो पॉलिटिशियन उसका जवाब दे। और आप देखो, अभी मैंने वहां पर जो अभी हुआ है, ये ननकाना साहब के नाम पे ये जो तीर्थयात्री यूके से हैं, उसकी आपको मैंने बात बता दी। उसके बाद से मैंने आपको ये बात बताई 26 से 11 की। उसके बाद से आपको मैंने इशरत जहां की बात बताई। उसके बाद से पटना में मैं पटने में था। मेरी बड़ी उत्सुकता थी कि मोदी साहब का भाषण होने वाला है, पूरा एक लोगों में बहुत एंथुजियाज्म था। और मैं एक दिन पहले मैं पटना के गांधी मैदान में गया था, और
बस उत्सुकता के उसमें कोई, उस समय 8-9 बजे रहे होंगे रात के, और मैं देखने गया था कि लोग में क्या तैयारी हो रही है ये। तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क की। आप विश्वास नहीं करोगे साहब कि मुझे डायस तक कोई रोकने वाला नहीं था। कुछ नेता लोग थे वहाँ पे, मैं गया और उसी आया, वापस आया। आपको हैरानी होगी कि उसी समय रात में जब ये सारे नेता उसी समय अंधेरे इलाकों में वो पूरा जो बॉम्ब्स है वो प्लांट किए गए थे। और क्या प्लान था उसका? प्लान था कि बॉम्ब्स को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो उसको एक्टिवेट करवा के एक स्टैम्पीड करवा देना। उसी समय एक सुसाइड बॉम्बर जाके मोदी के साथ लिपटने वाला था। यही प्लान था। वो आदमी अपने आप को ब्लो अप कर दिया, नहीं तो क्या अंजाम होता हम नहीं जानते हैं इसके। किसका हाथ था उसमें? इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन किसका आर्म है? लश्कर तोयबा का। आज तक आपने मीडिया में इसके बारे में जितनी तवज्जो देनी चाहिए आपने देखी है वो तवज्जो? ये लोग हैं ये इंटॉलरेंस का डिबेट चलाने में, जो कि किसी तरह मोदी को मुर्दा देखना चाहते हैं। और मैं आपको बात बता दूं इसका कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो आप देखिए कि जो एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट हमेशा इसके लिए हिंदुस्तानियों को ब्लेम करेगा। ये वही सेगमेंट है जो बोलता है सियाचिन दे दो पाकिस्तान को। ये वही सेगमेंट है जो बोलता है क्रिकेट खेलो पाकिस्तान से। यही सेगमेंट है ये टॉलरेंस और एंटी टॉलरेंस वाला, जो कि एक प्रधानमंत्री से बुलवाता है जाके शर्म शेख में कि हिंदुस्तान का हाथ है बलूचिस्तान में। ये वही सेगमेंट है जो कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर, जिसके टाइम में सबसे बड़ा इजाफा हुआ टेररिज्म का, उसकी किताब का विमोचन करवाता है। ये वही सेगमेंट है जो कि जाकर बोलता है पाकिस्तान में कि आप लोग सब मिलके इस सरकार को हटाओ। तो ये मत समझना ये ऑफ द कफ रिमार्क नहीं है। वो आदमी तो अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता है। वो कोई भी आदमी मतलब कुछ लेख लिख ले और किताब लिख ले तो वो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल इस कंट्री में हो जाता है। उसके बाद ही कैन मर्डर इन नेम ऑफ क्रिएटिविटी। मैंने भी 5 किताबें लिखी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। तो वही आदमी जाके वो बोलता है पाकिस्तान में जाके कि आप मोदी साहब को हटाओ आप हमारे साथ मिलके, और फिर देखिए कैसे सुधरते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस। इस विषय पे 27 को लोकसभा प्रोसीडिंग में भी ये सवाल उठाया गया बीजेपी वेंकैया नायडू की तरफ से कि आपके जो है पूर्व विदेश मंत्री जाकर पाकिस्तान में इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, देखिए मैं वही कहा ना कि अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि यहाँ हमारे देश में एक धारा आई है, और ये सारे धारा ये अभी पार्लियामेंट में सोशलिज्म सेक्युलरिज्म ये सारी डिबेटें हो रही थी, तो ये सारे फॉरेन टर्म्स हैं। ये कम्युनिज्म, लेफ्ट राइट, राइट ऑफ द लेफ्ट, left of the center of the right, all these are foreign terms. Socialism. तो ये क्या हुआ कि ये इस कम्युनिज्म वाले जो वो एंटी नेशनल विचारधारा वाले जो लोग थे, वो सबसे पहले अंग्रेजी पढ़े। और उनको पढ़ाया किसने? अंग्रेजों ने। ये सब ऑक्सफोर्ड में पढ़े। ये साहब इतिहास अपनी दादी का वो कूल गीत नहीं सुनते थे जो ओरल हिस्ट्री चला रहा है।
ये ऐसे निकम्मे लोग और ये ऐसे देशद्रोही अपनी दादी का कूल गीत नहीं सुनते थे। हमारे यहाँ कूल गीत की परंपरा होती है, हर शरीफ परिवार में कूल गीत होता था कि भाई हम कहाँ से आए, कहाँ से ये हुआ, वो पूरा एक, और जो वो पास ऑन किया जाता था जो नेक्स्ट लेडी है उसको। तो ये अपनी दादी के कूल गीत नहीं सुनते थे। इनको जो अंग्रेज ने इंडिया का इतिहास पढ़ाया बिना इंडिया में आए हुए, वो इसको सुनते थे और ये अंग्रेजी सीख गए वहां पे, और अंग्रेजी सीख के यहां पर आके वो अपना यूनिवर्सिटीज में और उन्होंने सबवर्शन शुरू कर दिया। फिर एक धारा आई, अब ये जो कम्युनिज्म आई क्या साहब, 3 मिलियन लोग रशिया में खत्म करके, सोवियत यूनियन में खत्म करके काट के, और 2 मिलियन लोग चाइना में काट के आए, और यहां पर ये आके ये लिबरल बन गए। ठीक है, करोड़ों लोगों का सर काट के, और ये विचारधारा लिबरल विचारधारा हो गई, इंटेलेक्चुअल विचारधारा हो गई। और ये लोग आज टॉलरेंस और इनटॉलरेंस के डिबेट में सबसे आगे हैं। ऑर्गेनाइज भी ये लोग करवा रहे हैं। और इनसे पूछो कभी, आप तो बहुत लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, कभी ये चोरी से पूछना जाके कि आपको शर्म है इस बात की कि माओ ने इतने लोगों को मरवा दिया? आपको शर्म है क्या कि स्टालिन ने इतने लोगों को मरवा दिया? वो कभी नहीं कुछ बोलेगा। और आप एक और चीज देखोगे ये कम्युनिस्टों की, आप तो एक्सपीरियंस्ड आदमी हो, आप देखोगे कि हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अमीर है तो ये कम्युनिस्ट ही है। और मैं आपको बता दूं, ये जितने टॉलरेंस और इंटॉलरेंस वाले लोग हैं, जो इंटॉलरेंस की बात करते हैं, इन्होंने मतलब देश से सबसे ज्यादा मेहरबानियां इन्होंने ली हैं। आमिर खान जैसे लोग, देखिए ये इतना टॉलरेंट कंट्री है कि पहली बार इनको लोगों ने, जब इन्होंने पीके पिक्चर बनाई थी तो लोगों ने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था। दूसरी बार इन्होंने ये किया है, ठीक है, आजादी है उनको बोलने की, घूमने की आजादी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम यार गाली तो मत दो लोगों को। इस देश को तुम पता नहीं पाकिस्तान में या कहीं और जगह आप देख लें कि ये एक एक्टर की वहां क्या पूछ है। आप क्यों सोचते हो साहब कि यहाँ पर बॉलीवुड इतना सक्सेसफुल है और वो जो इतने कलाकार जो बाकी देशों में हैं वो एशिया में वो सक्सेसफुल नहीं है? वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी कला को सरस्वती माना जाता है। और कोई सरस्वती की आड़ में अगर देशद्रोह का काम करे तो इससे गंदी बात नहीं हो सकती थी। तो ये आप ये भी देखोगे, आप कह रहे तो साजिश क्या था? साजिश ये थी, आपको मालूम है कि किसी तरीके से ये बताया जा सके कि पाकिस्तान ही एक खराब मुल्क नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। इन लोगों की ये कोशिश है कि केवल पाकिस्तान ही खराब मुल्क नहीं है, मतलब वो इंटॉलरेंट कंट्री नहीं है, हिंदुस्तान भी जो है वो इंटॉलरेंट कंट्री है कि हम यहाँ का मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो इंटॉलरेंट। और ये सारा इसका एक इंटरनेशनल एजेंडा है, इसका एक नेशनल एजेंडा है। नेशनल एजेंडा ये बिहार के इलेक्शंस के पहले किसने शुरू की? वो क्या है, वो नयनतारा सहगल, उसकी किताब मैंने पढ़ी है। अगर वो इंटेलेक्चुअल है तो मुझे तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। आप उसकी किताब पढ़ो, आप एक अच्छा लेख दिखा दो उसका। और ये अरुंधति रॉय, वन बुक वंडर, इसमें आधे तो ड्रग एडिक्ट्स हैं।
नाम बताओ इन ड्रग एडिक्ट्स का, और ये क्या क्या ड्रग्स लेते हैं इलीगल वे में। कोई इंजेक्शन लेता है, कोई कुछ और सेवन करता है, और वो कभी याकूब के बारे में बात करता है, कभी यहां इंटॉलरेंस के बारे में बात करता है। तो उन्होंने शुरू किया, और देखो मुझे मालूम था कि बिहार का इलेक्शन खत्म हो जाएगा। वो केवल ये बताने की बात थी कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये गवर्न नहीं कर सकती है, ये केवल यही सब चीजें कर सकती है, और इनको इसका बहुत लाभ मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नई सरकार आने के बाद 14 में पाकिस्तान की जितनी हालत खराब कर दी गई थी इस सरकार के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर, उसको ये लोग मतलब उसको मेडिसिन मतलब बांटने की तैयारी में है इस सरकार को बदनाम करके। देखो उनको इन्होंने ये पहले से मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको वापस ले चलूंगा कि कहीं पे क्या हुआ है कि कहीं यहाँ के टॉप पॉलिटिकल लेवल पे कुछ पार्टियां और कुछ लोग इनका आईएसआई और से इनकी साठगांठ बहुत गहरी हो गई है। उसी से नहीं, इनकी हफीज सईद से भी पर्सनल रूप में इनकी वो साठगांठ है। वहां से दो प्रॉक्सीज ऑपरेट करते हैं। एक हफीज सईद की उसका अपना एक तरह का नेटवर्क है जो काम करता है, और एक दाऊद का नेटवर्क। दो तरह के नेटवर्क आप देखोगे, और दाऊद कॉन्सेंट्रेट करता है वो है मुंबई, और ये पूरे इलाके सीमी और जो आईएम जो है दोनों, हाँ ये दोनों दो उस पे ऑपरेट करते हैं। तो आप देखोगे कि लश्कर तोयबा अभी मतलब कश्मीर तक कन्फाइंड था, वो फिर कश्मीर से बढ़ के उसने यहाँ तक मतलब पंजाब में भी दीना नगर में अटैक हुआ। तो वो उस एरिया पे वो एक तरह की अपनी वो जो प्रॉक्सी वॉर करता है, वो जो मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देकर उसको फिर इन्फिल्ट्रेट करवाना, ये करवाना। दाऊद का जो नेटवर्क है, दाऊद का नेटवर्क एक्चुअली ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है यहाँ पे, लेकिन इन दोनों में कोऑर्डिनेशन है। इसीलिए आप देखोगे कि जितने या तो कश्मीर के इलाके में ये सब हुआ पहले, और उसके बाद सीधे आपको मुंबई में जो फाइनेंशियल कैपिटल है, और कोई 1993 से कोई दर्जन से ज्यादा बार टेररिस्ट अटैक हुआ है, बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हुए मुंबई पे। तो ये दो नेटवर्क सक्रिय हैं, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं ये दोनों मतलब कुछ उस नेटवर्क के साथ है, कुछ इस नेटवर्क के साथ है। इसमें एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस ने 26 से 11 करवाया था, और मैं ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं, और फिर दोबारा मैं बोल रहा हूं, ये बात मैंने पहले भी कही है कि 26 से 11 करवाने का पूरा यही ये था कि हफीज सईद को बोला गया कि इसको किसी तरीके से तुम हिंदू टेरर बना दो ताकि हम आरएसएस को हमेशा के लिए खत्म कर दें। तो उन लोगों को स्पेशल हिंदी टीचर बुलाया गया, वो सब सारी उनको हिंदी पढ़ाई गई, फिर उसके बाद उनको वो हिंदू नाम दिए गए, उनको धागा बांधा गया और उनके हाथों में, और सबको यही इंस्ट्रक्शंस थे कि उनको अगर वो गिर जाते हैं तो अपने आप को ब्लो अप कर देना है। लेकिन ये तो किस्मत है इस धरती की। मतलब ये लोग वही लोग हैं जो कहते कि आरएसएस आतंकवादी है साहब। इन्होंने पूरी तैयारी कर चुकी थी, किताब लिखी जा चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, और वो एक बहुत बड़ा प्लान था कि वो सीधे अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा गया होता तो इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी और अभी तक हो गया होता, और उसके बाद से उस पर ये करके बैन लगा देते, और उसके बाद हमेशा के लिए आपकी जो भी है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए इसको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वो फिर भी वो स्क्रिप्ट जारी रहा, जारी रहा। तभी ये जो बयान आते थे, वो शिंदे ने बयान दिया और कई लोगों ने इस तरह के, वो सारा उसी स्क्रिप्ट का ये था। तो साहब अगर मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि ये अजमल कसाब अगर
मारा नहीं जाता, ये पकड़ा नहीं जाता तो क्या होता इस देश का। फिर इन्होंने क्या कोशिश की, मोदी को फिर बदनाम ये वो करने के लिए इन लोगों ने, और जब मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं, ये कुछ लोग आईएसआईएस से मिलके आपके कॉन्सुलेट जनरल को एबडक्ट करने की कोशिश की इन्होंने अफगानिस्तान में, वो भी नाकामयाब हुई। अगर वो हो गया होता तो आप समझो साहब कि ओथ टेकिंग सेरेमनी में क्या होता। तो ये केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये नहीं है कि ये आपके विचारधारा से सहमत है या नहीं है सहमत, ये माफिया लोगों की लड़ाई है। ये सारे माफिया ये जुड़े हुए हैं। आप एक कंट्री का कभी पॉलिटिकल लैंडस्केप देखो। जब मैं बात कर रहा था कि ये सोशलिज्म कम्युनिज्म ये सारे, क्या साहब सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब, समाजवाद का मतलब होता है परिवारवाद। लोहिया ने यही सिखाया था आपको। तो ये सारे फॉरेन टर्मिनोलॉजी है, और ये लोग इन लोगों को मतलब ये कम्युनिज्म सोशलिज्म ये सब के नाम पर लिवरेज किया जा रहा है। आज एक वहां पे सरदार मनमोहन सिंह, जो मैं बताया यूके का रहने वाला है, वो आज इंटॉलरेंस की बात कर रहा है। वो खुद यूके में रहता है और पाकिस्तान के धरती पे ये बोल रहा है, जबकि धरती उसकी ये है। उस मनमोहन सिंह को उससे ये भी पूछना चाहिए कि अगर ये इनटॉलरेंट कंट्री होता तो प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, वो तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे। और अभी कॉन्स्टिट्यूशन पर एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ है पार्लियामेंट में। अगर आप मुझसे पूछें कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सबवर्जन और अब्यूज कब हुआ है, तो वो था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में B.R. अम्बेडकर ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक प्रधानमंत्री होगा और एक ऊपर से सुपर प्रधानमंत्री होगा। एक प्रधानमंत्री फाइल को साइन करेगा, वो भी किसी के कहने पर, दूसरा प्रधानमंत्री कैबिनेट बनाएगा। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, वो अपना कैबिनेट मिनिस्टर तक नहीं चूज कर सकते थे। तो B.R. अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर किसी ने सबसे ज्यादा अगर सबवर्ट किया है, तो मैं मनमोहन सिंह को मानता हूं। इसमें सोनिया गांधी की गलती नहीं। सोनिया गांधी हम सब जानते हैं यहां क्यों है, क्या है, उसने क्या प्रमोट करना है, किसको, बेटे को करना है, बेटी को करना है, किसको करना है, उसको मैं वो नहीं मानता। मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को इसके लिए दोषी मानता हूं कि ये आदमी अपने आप को और हिंदुस्तान को अब्यूज करने के लिए अपने आप को अवेलेबल रखा। क्या आप इस चीज का जवाब दीजिए या देश मुझे जवाब दे। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कभी सोचा था कि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि एक सुपर प्राइम मिनिस्टर होगा और एक प्राइम मिनिस्टर होगा? एक सुपर प्राइम मिनिस्टर, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, कौन सा नेशन और किसको एडवाइस देना है? और वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, मैं उनके नेशनल और एंटी नेशनल क्रेडेंशियल्स में नहीं जाता हूं, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। वो सारे जो एंटी नेशनल एनजीओ चलाते थे, वो दुकानें बंद हो गई हैं, और वही सबसे ज्यादा आगे हैं इस पूरे इंटॉलरेंस को डिबेट के, और वही ऑर्केस्ट्रेट करवा रहे हैं। अभी कल का बयान है अरुंधति राय का कि नई सरकार जब से आई है, ब्राह्मणिज्म का उदय फिर से शुरू हो रहा है। उससे पूछो ब्राह्मणिज्म होता क्या है, उससे पूछो। और ये बताओ आप कि ये जो बेचारा पंडित, एक गरीब आदमी, कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया, उसके बारे में अरुंधति रॉय ने कुछ लिखा है?
तो एक 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 बात बताइए, दूसरी बात इससे पूछो, और ये देश के कुछ ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से, कि ये मैंने बहुत सुना है डिस्क्रिमिनेशन ये वो। साहब एक चीज बताओ आप, कि 1000 साल यहां से ज्यादा यहां मुस्लिम का रूल था, उसके बाद ब्रिटिश का रूल हो गया, तो ये हम तो सब गुलाम थे, तो ये सब कैसे आ गया, ब्राह्मणिज्म ये वो। हम भी तो, जैसे उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मेरा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि भाई ये हम ड्रग एडिक्ट्स के बात पर तो हम नहीं जा सकते ना, किसी जो भी कुछ कोई कुछ बोल दे, कुछ भी कह दे, जस्ट बिकॉज आपको अंग्रेजी आती है, और वो भी इसी मिट्टी ने आपको उस लायक बनाया, आप कुछ भी बोलते रहो। सिंपल एक बात और, ये दुबई का जो दाऊद का जो नेटवर्क है, एक बार सूचना आई कि जितना भी इनका ये सीनो का नेटवर्क है, स्लीपर स्ट्रीम में बना, वो जितने भी बिजनेसमैन के साथ जुड़े हुए हैं, सारे उन कैटेगरी के जितने बिजनेसमैन हैं, वहाबी ग्रुप, वो उनको लीड करते हैं, वही लोग पूरा यहाँ से धन इरेज करके वो पूरा उसके लिए वहाँ भेजते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या कितनी सच्चाई है, क्या नहीं क्या देखो, क्या? ऐसा है कि यहाँ पे दाऊद दाऊद यहाँ पर एक अंडरवर्ल्ड वो था, बट एक अंडरवर्ल्ड का आदमी था, बट 93 के बाद उसका जो है मेटामॉर्फोसिस हो गया जब वो पाकिस्तान गया, तो वो एक एजेंट ऑफ प्रॉक्सी वॉर बन गया, और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान के आईएसआई के पैसा कमाने का एक सोर्स का जरिया भी हो गया। तो आपको ये मालूम होगा शायद कि पाकिस्तान आईएसआई की जो फंडिंग है वो एक्चुअली बजटरी सपोर्ट बहुत कम है, ये सारे फंड उनके हिंदुस्तान से जाते हैं, यही लोग देते हैं आपके, जो ये टॉलरेंस इंटॉलरेंस वाले वो है ना, जो इंटॉलरेंस वाले, यही लोग नेटवर्क चलाते हैं उनका। बॉलीवुड से पैसा जाता है इनको, क्रिकेट से पैसा जाता है आपके पॉलिटिशियंस। इसके हिसाब तो में कह सकते हैं कि मतलब आईएसआई को हमारे यहाँ के लोग ही मतलब हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं। वो जो पूरा हवाला जो है, हवाला से जो पैसे जाता है वो पूरा पहले ये आईएसआई ये दाऊद कंट्रोल करता था, अभी भी करता होगा, और आईएसआई को सब इन लोगों की वो जानकारी है, तो ये इसीलिए वो इनके इशारों पे ये वो सारा डिबेट्स वो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। एक और बात है कि छोटा राजन जब से उनको छोटा राजन को लाया गया इंडिया, उसके बाद से जो है दाऊद की तरफ से इशारा किया गया कि यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह का मामला इलाज करो, ताकि बहुत सारे राज्य खुल न जाए या सरकार कुछ उन पर कदम न उठाए, इस तरह से मतलब बातें फैलाई जा रही है। देखिए, एक ये तो बात जरूर है, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ बहुत कुछ है, आपको मालूम है, वो दूसरी बात है कि उसको दबाई जा रही है अभी। एक लीडर का जो यूके का सिटीजनशिप का मामला है, वो भी कोई छोटा मामला नहीं है। बाकी एक कमीशन बैठी हुई है किसी एक नेता के परिवार में, और दूसरी ये आपको ये जितने लोग हैं जो ये देखिए, यहाँ की बहुत बड़ी एक सेगमेंट दिल्ली की जो थी, उन्होंने पिछले 50-60 से बस वो दलाली का ही पैसा खाए, तो वो जिनको 2 नंबर या दलाली के पैसे खाने थे, उनकी दुकानें बंद हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि एनजीओज की दुकानें बंद हुई हैं, जो कि आपके मैंने बताया कुछ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के लोग भी चलाते थे। तो अगर आप कभी कहें तो आपको मैं प्रूफ दे दूंगा। हाँ, मैं आपको सारे प्रूफ डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा आपके। तो ये सारे दुकानें बंद होने वाली थी, तो जब इलीगल ये काम कर रहे थे, तो ये सारा टॉलरेंस का मामला, टॉलरेंट थी सोसाइटी, अब उन पर जब गाज गिरी है तो वो कहते हैं कि इनटॉलरेंट है। लेकिन मैं एक बात मोदी साहब से अगर मैं ज़रूर कहूँगा, अगर मेरी सलाह वो माने तो, कि देखिए साहब, किसी ने नहीं देखा है, कल किसी ने नहीं देखा है। हम लोग इस धरती पे पैदा हुए हैं,
अपनी आंखों के सामने इस धरती को बर्बाद नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान की धरती को लूटने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें 1 साल का राज मिले, 2 साल का मिले या 5 साल का मिले, छठा साल, तीसरा साल, किसी दूसरा साल किसी ने नहीं देखा। इसलिए हम इस देशभक्ति के एजेंडे पर हम देश की सेवा हमें करती रहनी चाहिए और इससे विचलित नहीं होना चाहिए। और कोई अगर कहता है कि ये देशभक्ति के उसमें कि खून खराबा अगर होगा, ठीक है, ये खून बहने के लिए है। मेरा खून, आपका खून किस लिए है? ये देश के लिए, बहने के लिए। पार्लियामेंट में एक लीडर ने उन्होंने कि खून बहेगा, तो खून बहेगा, हाँ, देश के लिए खून बहाने के लिए तैयार है। ऐसा मौका आएगा, पीछे नहीं हटेंगे। मोदी साहब को भी नहीं पीछे हटना चाहिए। तो कांग्रेस को ऐसा क्यों लगा, जिससे खड़गे को कहना पड़ा कि खून की होली खेली जाएगी? क्या उनको ये डर है कि मोदी सरकार संविधान चेंज करना चाहती है, कर देगी? कांग्रेस को ये डर है कि मोदी सरकार नहीं, वो खून की क्या वो बहेगी? पहले तो वो क्या है, कुछ वो चुल्लू भर पानी में, वो कहते हैं ना, डूब के मरना चाहिए, तो वो पानी कहीं ढूंढ ले। मैं कहा तो कि बाबा साहब अंबेडकर को जितनी गाली दे सकती थी, आप वो छोड़ दो कि इंडिपेंडेंट, ये इमरजेंसी के टाइम में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का शब्द डाला गया और किस तरीके से डाला गया, देश को धमका के, डरा के, धमका के। उस समय तो खून नहीं बहा था। और उसके बाद जो 10 साल ये कहीं से मनमोहन सिंह को ढूंढ के लाए थे प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और उनके ऊपर में एक और प्राइम मिनिस्टर डाल दिया था, उससे बड़ी गाली बाबा साहब अंबेडकर को नहीं हो सकती है। तो ये टॉलरेंस वाला जो इनका जो खेल है, कब तक ऐसा ये चलाएंगे? क्या इसका क्या समापन, क्या योजना है इनका? नहीं, ये समाप्त नहीं होने देंगे ये, लेकिन हाँ, हर चीज का एक लिमिट होता है। ये तो देखिए, आज ट्रेजेडी ये है कि जितने देशभक्त इंटेलेक्चुअल थे, ये शुरू से ही, मतलब आप देखो नीरज चौधरी, वो बहुत देशभक्त आदमी था, उसको देश छोड़ के जाना पड़ा। और अभी भी इनका वो कब्जा बहुत ज़्यादा है। ये जितने एंटी नेशनल्स हैं, पहले यही लोग मीडिया में थे, यही लोग ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ में थे। कोई पढ़ा लिखा अगर अंग्रेजी बोलने वाला आदमी है तो आप समझ जाओ कि वो 555 पीने वाला कम्युनिस्ट है, ठीक है। वो थोड़े दिन फैशन के लिए वो जीन्स और वो रम और बीड़ी वो फैशन के लिए करता है, बट बेसिकली उसका माइंडसेट जो है वो 555 वाला था और स्कॉच वाला। और आप पता लगा लो कि अभी भी ये कम्युनिस्ट नेता कौन सा ब्रांड पीते हैं ये। तो ये सारे लोग जो हैं, इनको बहुत तकलीफ है। इनकी दुकानें चल रही थी। आप बताओ साहब, कैसी दुकानें चलती हैं कि ये कुछ लीडर, आप इनको कर पंचायत का भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन जब भी वो कोई डेवलपमेंट होगी तो एक बार उन पर भी जरूर फोकस किया जाएगा, और वो उसके बाद अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। फिर जब राज्यसभा में आने का टाइम होता है, फिर इनके पसीने छूटने लगते हैं। फिर ये मनूवर करना शुरू कर दें कि अब कहाँ, अब तो बंगाल चला गया, वो वहां से कैसे आए, अब ऐसा ना केरल भी चला जाए तो वहां से कैसे आए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज में वार्न कर रहा हूं, और ये आप मतलब जो भी इस बात को सुन सके और समझे, वो समझ ले कि देखिए, ये माओइस्ट और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
ये एक ही ऑब्जेक्टिव पे दो रूट है, एक मिलिटेंट रूट है, एक पार्लियामेंट्री रूट है, और एक सेमी पार्लियामेंट्री रूट है, वो CPI-ML है। अब मैं जब ये बात कहता था तो कई लोग मेरे को तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन आज नेपाल में बिल्कुल यही हुआ कि ये वाली दोनों रूटें मिल गई, CPN-UML और माओइस्ट, और इन्होंने जो नंबर 1 पार्टी था इसको डिसलॉज कर दिया। तो ये सब तो मर्डरस विचार जिस सो कॉल्ड विचारधारा है। इसके अलावा मैं आपको मेरी जो जानकारी है और मेरा जो असेसमेंट है कि ये पूरा इंटॉलरेंस का डिबेट चलाने का एक और मकसद है कि हमारे समाज में एक पर्टिकुलर वर्ग में, एक सेगमेंट में डिसअफेक्शन फैलाना, और वो पाकिस्तान के कुछ जो जिहादी तंजीमें हैं और बाकी जो पैन इस्लाम में बिलीव करने वाली तंजीमें हैं, वो भी इस साजिश में शामिल हैं कि आप डिसअफेक्शन फैलाओगे तो रिक्रूटमेंट उतना आसान हो जाता है। भाई, अगर सब कोई इंडिया के प्रोग्रेस से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे तो फिर सिमी कौन ज्वाइन करेगा, फिर इंडियन मुजाहिदीन कौन ज्वाइन करेगा, फिर कोई ISIS क्यों ज्वाइन करेगा? तो आप कैसे डिसअफेक्शन फैलाओगे? या तो आप राइट्स करवाओगे, और या नहीं तो इस तरह की चीजें करवाओगे आप। तो आप बताइए कि 2 राइट्स हुए, एक मुजफ्फरनगर राइट्स और एक दादरी राइट्स। दादरी राइट्स का जो डिबेट था उसका स्पैन था, उसकी तकदीर केवल चुनाव तक थी, और मुजफ्फरनगर राइट्स का आपको मालूम है। ये बताइए आप कि आज तक ये क्यों नहीं खुल के सामने आया कि उसमें कौन शामिल थे और कौन करवाया था? क्या उसमें ISI का हाथ था? आप पता लगा लीजिए इसमें। नहीं, इस तरह के मामले खुलकर सामने क्यों नहीं लाया जाता है? देखिए, ऐसा है कि ये जब तक इसके कोई कागजी सबूत तो होते नहीं इन सब चीजों के, इन सब चीजों का कोई कागजी सबूत होता नहीं है, इस पे कोई विश्वास तो नहीं इस पे कोई ये नहीं कर। लेकिन हम एज एन एनालिस्ट, हम तो पब्लिक के पास जा रहे हैं, और अब आप कोई कहे कि भाई लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर हुआ था, उनकी पत्नी ऐसा मानती है, उनके लड़के ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि इसका हम मुझे प्रूफ दिखाइए, तो अब उनकी पत्नी को हम कहां से प्रूफ ले जाके दिखाएं? लेकिन कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि जितने लोग वो कमीशन को डिपोज करने जा रहे थे सब रहस्यमय तरीके से मारे गए। तो हम तो भाई, जैसे ये इंटॉलरेंस वाले लोग जा रहे हैं जनता के दरबार में, हम भी अपना असेसमेंट लेके जा रहे हैं, बाकी उनके मानने और न मानने की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा, ये जब तक आप डिसअफेक्शन नहीं फैलाओगे तब तक रिक्रूटमेंट यहाँ से नहीं हो मतलब आपका सकता है। कहना है कि आमिर खान जो है रिक्रूटमेंट के लिए ये सारे जो है मामले करेंगे? नहीं, एक पहलू है उसका, ये एक पहलू है इसका। मैं बता दिया आपको कि देखिए, बॉलीवुड का टेरर से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, और 26/11 में भी एक एक्टर डायरेक्टर का, मतलब मुझसे पूछिए तो एक तो जेल की सजा कर रहा है, और एक एक्टर डायरेक्टर जो है वो बहुत सस्ते में छूट गया था। और आप देखेंगे कि मैंने बताया कैसे बॉलीवुड जाते हैं, तो इनका टेरर से बहुत बहुत पुराना रिश्ता है। तो इसलिए मुझे इस बात की बिल्कुल हैरानी नहीं है कि अरे ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। मैं बाकी नहीं कहना चाहता कितने इंटेलेक्चुअल है और क्या है।